करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को अपने JIB 2023 के टारगेट JIB 2023 प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बेसिकली पेड कोर्स है जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली लॉन्च किया गया है। इसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। पहला है हम लोग RBWM, दूसरा है IFS, तीसरा PPP और चौथा है AFM। तो फ्रेंड्स, इस पार्टिकुलर पेड कोर्स में आपको यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोज़, यूनिट वाइज थ्योरी PDF, यूनिट वाइज MCQ वीडियोज़, यूनिट वाइज MCQ PDF मिलेंगे। और दोस्तों हमारे पास इसके लिए 2 प्लान्स अवेलेबल हैं, वीडियोज़ प्लस PDF, कॉस्ट ₹500 पर सब्जेक्ट एंड PDF कॉस्ट ₹200 पर सब्जेक्ट। और यदि आप चारों सब्जेक्ट का वीडियोज़ और PDF लेंगे तो आपको 1800 पड़ेगा, और यदि केवल चारों सब्जेक्ट का PDF लेंगे तो 700 पड़ेगा आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट। तो परचेज यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर टुडेज सेशन। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं डिमांड से। डिमांड क्या होता है दोस्तों? इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a consumer is ready to buy at a different price during a period of time। दोस्तों यहाँ पे दो टर्म आया है। एक टर्म आया है कमोडिटी। कमोडिटी का दोस्तों मतलब समझिए, कमोडिटी का मतलब यहाँ केवल गुड्स है। कमोडिटी का मतलब यहाँ सर्विस नहीं है। वी आर नॉट टेकिंग सर्विस इनटू कंसिडरेशन। ओके, सो कमोडिटी का वो क्वांटिटी जो कि कस्टमर तैयार है खरीदने के लिए अलग अलग प्राइसेस पे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, डिमांड का तो मतलब है कि आप कितना कमोडिटी खरीद रहे हैं अलग अलग प्राइस पे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब एक बेसिक रूल है लॉ ऑफ डिमांड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस लॉ को ज़रा समझिए, इस लॉ को समझना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। लॉ को समझने के लिए मैंने ये टेबल बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस है, मान लीजिए रुपीज़ में प्राइस है, और क्वान्टिटी मान लीजिए केजी में है। ठीक है, सॉरी एक्चुअली में मान लीजिए, चलिए ठीक है, ये आप मान लीजिए इन रुपीज़ इन 100 है, 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ और क्वांटिटी केजी में। कोई भी चीज़ है मान लीजिए, तो शुगर मान लीजिए शुगर है, तो 100 किलो शुगर का दाम 500 रुपया है। 80 के लिए अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है ये कि देखिए, जब आपका क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्राइस उसका क्या है? कम है। और क्वांटिटी यदि घट रहा है दोस्तों तो प्राइस क्या हो रहा है दोस्तों? उसका बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, ये एक्चुअली में क्वांटिटी का मतलब डिमांड की बात हो रही है। ठीक है, ये मतलब कि जब तक शुगर का प्राइस है 5 रुपया पर केजी, तब लोग 100 क्वांटिटी 100 लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, जब प्राइस बढ़कर 10 केजी हो गया तब 80 लोग डिमांड कर रहे हैं, और जब प्राइस बढ़कर 15 रुपया हो गया तो 60 लोग डिमांड कर रहे हैं। ये क्वांटिटी डिमांड को शो कर रहा है दोस्तों। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांड आपका घट रहा है। यही है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड को मैंने टेबुलर मेथड में आपको समझा दिया। ये आप जनरली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों, किसी चीज़ का दाम महंगा हो जाता है तो उसका डिमांड घट जाता है ना। ये सिंपल सा लॉ है। तो यही है लॉ ऑफ डिमांड। आप इसको अपने रेगुलर लाइफ में, रियल लाइफ में डेली एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसको समझाने के लिए कोई कठिन नहीं है समझना। इसे काफ़ी आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब इसे यदि हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें, ध्यान से देखिए दोस्तों, ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट किया जाता है। जब भी ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं ना, एक हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक हमारा वाई एक्सिस पे होता है। एक्स एक्सिस पे दोस्तों हम लोग इंडिपेंडेंट पैरामीटर को दिखाते हैं, स्वतंत्र पैरामीटर, इंडिपेंडेंट पैरामीटर। और दोस्तों वाई एक्सिस पे हम लोग डिपेंडेंट पैरामीटर को शो करते हैं। क्या शो करते हैं? डिपेंडेंट पैरामीटर। तो आप देखिए, आप ये बताइए, मैं 2 पैरामीटर आपको दे रहा हूँ, एक दे रहा हूँ प्राइस और दोस्तों दूसरा दे रहा हूँ आपको क्वांटिटी। आप जरा हमको ये बताइए कि प्राइस और क्वांटिटी में से कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है? बताइए दोस्तों, प्राइस और क्वांटिटी में कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है? तो दोस्तों क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, लेकिन प्राइस जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्वांटिटी एक्चुअली में डिमांड की बात कर रहे हैं, दिस इज क्वांटिटी डिमांड। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि प्राइस को हम लोग वाई एक्सिस पे शो करते हैं और क्वांटिटी डिमांड को हम लोग एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। सेम जो मैंने टेबल आपको बताया है ना, उसी को हम लोग यहाँ प्लॉट कर रहे हैं। तो देखिए 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 100 है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्राइस जब 5 है तो क्वांटिटी डिमांड कितना है? 100 है, 100 यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड है। प्राइस बढ़कर हो गया 10 तो क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया? 80। प्राइस बढ़कर हो गया 15 तो क्वांटिटी डिमांड हो गया दोस्तों आपका 60। ठीक है, तो आप क्या नेचर देख रहे हैं ग्राफ का कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। स्लोप समझते हैं दोस्तों? स्लोप का मैं मतलब समझाता हूँ। कुछ लोगों को स्लोप समझने में दिक्कत होता होगा, तो मैं स्लोप समझाता हूँ। मतलब देखिए, कोई भी लाइन होता है ना, आप पढ़े होंगे, बेसिक क्लास में पढ़े होंगे, कोई भी लीनियर लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसका एक सर्टेन स्लोप होता है। एक लाइन मान लीजिए ऐसा है और एक लाइन मान लीजिए ऐसा है, तो इसका स्लोप कहा जाता है पॉजिटिव और इसका स्लोप कहा जाता है नेगेटिव। ठीक है,
तो ये मतलब है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जरा नेचर देखिए ग्राफ का, एक्चुअली में ये लीनियर कर्व है, गलती मैं चूंकि अपने फ्री हैंड ड्रॉ किया हूँ ना, इसीलिए थोड़ा आपको लग रहा होगा टेढ़ा मेरा, लेकिन ये लीनियर कर्व बनेगा। कैसा कर्व बनेगा? लीनियर कर्व बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये लाइन है, लीनियर लाइन है। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा, इसे ही कहते हैं हम लोग डिमांड कर्व, दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि डिमांड कर्व का नेचर कैसा है, तो आप बोलेंगे डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। दिमाग में रखिए इस ग्राफ को, आगे काफ़ी आपको हेल्प देगा ये पार्टिकुलर ग्राफ। चलिए दोस्तों, अब जरा लॉ ऑफ डिमांड को तो हम लोग ग्राफिकली और टेबुलर मेथड से समझ लिए, अब उसको वर्ड में मैं समझाता हूँ। तो वर्ड में आप ऐसा कहेंगे कि डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिकेटिंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इस क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। ये चीज़ क्लियर है दोस्तों आपको? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। अब दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड तो हमने समझ लिया, अब हमें समझना है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो दोस्तों डिमांड लॉ ऑफ डिमांड समझने के बाद डिमांड शेड्यूल को समझते हैं। तो ये डिमांड शेड्यूल क्या कहता है कि किसी भी गुड का जो मार्केट प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांड है उस गुड का, उसके बीच में एक डेफिनेट रिलेशनशिप है। बिल्कुल सही बात है, डेफिनेट रिलेशनशिप है, ठीक है। लेकिन बात ध्यान रखना है कि अदर फैक्टर को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। वी आर कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। अब अदर फैक्टर क्या क्या है, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स, हम लोग डिस्कस करेंगे अदर फैक्टर क्या क्या है दोस्तों। लेकिन फिलहाल आप ये बात ध्यान रखिए कि हम लोग दूसरे फैक्टर को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो दोस्तों जो रिलेशनशिप आपके प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एग्जिस्ट करता है उसे ही कहते हैं हम लोग डिमांड शेड्यूल, या उसे ही कहते हैं दोस्तों हम लोग डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जो आपका रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है प्राइस और क्वांटिटी बाउट के बीच में, उसे क्या कहते हैं हम लोग? डिमांड कर्व कहते हैं, और वी कॉल इट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो अब दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग डिमांड शेड्यूल का। अब देखो, आप एग्जांपल से क्लियर करते हैं डिमांड शेड्यूल कैसा होता है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लिखा हुआ है, ठीक है। पांच कमोडिटी हमने लिया है, ए बी सी डी ई। ए में देखिए एप्पल का डिमांड शेड्यूल है, 5 सिचुएशन देख रहे हैं। तो देखिए रुपीज़ पर बॉक्स लिखा हुआ है, मिलियन ऑफ बॉक्स पर ईयर। तो रुपी प्राइस किस में दिया हुआ है? रुपी पर बॉक्स, यानी एक बॉक्स का कितना दाम है ये दिया हुआ है, यानी 500 रुपया है एक बॉक्स का दाम। तो 500 रुपया यदि एक बॉक्स का दाम है तो क्वांटिटी मिलियन ऑफ बॉक्स पर ईयर कितना डिमांड हुआ? 9। प्राइस घटकर हो गया 400 रुपया एक बॉक्स का दाम, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस घटेगा तो स्वाभाविक है क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। फिर प्राइस घटकर और हो गया 300, तो क्वांटिटी डिमांड हो गया 12। प्राइस घटकर हो गया 200, क्वांटिटी डिमांड हो गया 15। प्राइस घटकर हो गया 100, क्वांटिटी डिमांड हो गया 20। तो आप देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। ये तो लॉजिकल है, इस टेबल से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों डिमांड शेड्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होता है दोस्तों हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। ये जो पहला एग्जांपल ये जो एग्जांपल आपने देखा ना यहाँ पे, ये जो टेबल आपको मैंने बताया, ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल एक कमोडिटी है हमारा एप्पल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मतलब कि हम केवल एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं, एप्पल का डिमांड का शेड्यूल देख रहे हैं, स्केड्यूल देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, जैसे राम हुआ, मोहन हुआ, श्याम हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए क्या कि कोई कमोडिटी एप्पल ही मान लीजिए, एप्पल खरीद रहा है, ठीक है, अलग अलग कंट्री में मान लीजिए। तो यहाँ देखिए प्राइस 2 है, मान लीजिए राम है किसी दूसरे कंट्री, किसी दूसरे स्टेट में, मोहन दूसरे स्टेट में, श्याम दूसरे स्टेट में। तो राम के लिए 100 रुपया पड़ रहा है, मोहन के लिए 50। देखिए राम जो है 100 क्वांटिटी खरीद पा रहा है 2 रुपया पे, और मान लीजिए कि ये 2 पर 100 है, पर 100 रुपीज़ है। तो 200 रुपया में 100 क्वांटिटी खरीद रहा है, मोहन 50 खरीद रहा है, श्याम 40 खरीद रहा है। फिर 400 रुपया होता है तो राम 80 खरीद रहा है, मोहन 40 और श्याम 20। ऐसे ऐसे करके आपने अलग अलग रेट पे कितना क्वांटिटी वो खरीद पा रहे हैं वो आपने टेबल बनाया। तो दोस्तों आपने सभी को जोड़ दिया तो आपको कितना मिला? 190, 140, 110, 70, ठीक है। तो ये जो शेड्यूल है, ये जो शेड्यूल है आपके सामने, इसे कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्यों कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, एक राम एक खुद ही इंडिविजुअल है, मोहन एक खुद ही इंडिविजुअल है, श्याम एक खुद ही इंडिविजुअल है। और मार्केट डिमांड शेड्यूल का डेफिनेशन ही है, इट इज सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मतलब आप राम का जो डिमांड है उसको, मोहन की डिमांड को, श्याम की डिमांड को जोड़ दीजिए
और तब जो फाइनल आएगा इसको प्लॉट कीजिए तो आपको मिलेगा मार्केट डिमांड स्केड्यूल। समझ में आया आपको कि मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या अंतर है? यदि केवल राम को कंसीडर करते तो वो होता हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, लेकिन हम तीनों को कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज आवर मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? वेरी गुड। अब दोस्तों हम लोग डिमांड कर्व पे आते हैं। तो दोस्तों डिमांड कर्व है क्या? तो डिमांड कर्व, आपने जो डिमांड शेड्यूल देखा उसको जब ग्राफिकली प्लॉट करते हैं उसे ही कहते हैं हम लोग डिमांड कर्व। सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने डिमांड शेड्यूल में पढ़ा ना, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। तो उस शेड्यूल को, जो कि टेबल है, ठीक है, तो दोस्तों उस शेड्यूल को जो कि टेबल है दोस्तों, उस टेबल को यदि आप प्लॉट करते हैं ग्राफिकली तो उसे हम लोग कहते हैं डिमांड कर्व। ये चीज़ क्लियर है? अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी तक जितने भी थ्योरी हमने पढ़ा उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए तो कंसेप्ट और क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन, मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ द कमोडिटी, समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर 3 ईयर, डिमांड कर्व ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, डिमांड कर्व ऑफ सप्लीमेंट्री गुड। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। मैंने बताया अभी कि मार्केट डिमांड कर्व जो किसी कमोडिटी का होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, है ना। ये मैंने आपको बताया था कि आप यदि इंडिविजुअल डिमांड कर्व को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे हमें क्या समझना है कि जो डिमांड कर्व है उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये मैंने समझा भी दिया, और नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट होता है। आप ग्राफ देखिए ना दोस्तों, ये क्या है? ये है नॉर्थ वेस्ट, ये क्या है दोस्तों? साउथ ईस्ट। तो स्लोप डाउनवर्ड है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, और इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का नाम होता है दोस्तों लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। इससे सवाल पूछा जाता है कि लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड क्या है, तो आप कहेंगे कि लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड बेसिकली डिमांड कर्व के लिए होता है, और इसमें ये होता है कि आपका जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल सही। चलिए, तो आपने लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को भी अच्छे से समझ लिया। अब कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन है, द डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग? डिमांड शेड्यूल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला ऑप्शन, रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी परचेज। क्या क्वांटिटी परचेज होता है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी परचेज, बिल्कुल गलत। क्वांटिटी परचेज से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, डिमांड से मतलब है लेकिन क्वांटिटी परचेज का तो रोल ही नहीं है। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड, ये तो सही लग रहा है। और जरा डी को पढ़िए, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिमांड एंड क्वांटिटी परचेज, फिर से क्वांटिटी परचेज आएगा, ये तो होगा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपका बेसिक कंसेप्ट यदि क्लियर है, मैंने आपको अभी समझाया कि जब हम लोग डिमांड कर्व प्लॉट करते हैं तो वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस होता है और एक्स एक्सिस पे हमारा क्वांटिटी डिमांड होता है। ठीक है, तो दो ही पैरामीटर तो है, एक प्राइस है और एक क्वांटिटी डिमांड है, तीसरा पैरामीटर तो है ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि डिमांड कर्व जब भी शो करेगा तो दो चीज़ को रिलेट करेगा, प्राइस को और क्वांटिटी डिमांड को। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक्चुअली मैंने गलती से यहाँ पे, एक मिनट रुकिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड लिख दिया है, एक्चुअली में क्वांटिटी डिमांड लिखना चाहिए था। देखिए ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा सुटेबल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी परचेज एक तरह से डिमांड ही है। क्वांटिटी परचेज का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली क्वांटिटी डिमांडेड है वही क्वांटिटी परचेज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा सुटेबल है। हाँ, सी तब सही होता कि जब यहाँ पे आपका क्वांटिटी डिमांड लिखा रहता। क्या लिखा रहता? क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, केवल डिमांड लिख दिया है इसीलिए गलत हो गया सी नंबर। समझ में आया? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल इज डिमांड कर्व, बिल्कुल सही, हम लोग ने पढ़ा है। दिस कर्व स्लोप डाउनवर्ड गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, लॉ ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड, लॉ ऑफ स्लोपिंग डिमांड, लॉ ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्लोपिंग डिमांड। अभी तो आपको मैंने बताया इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। ठीक है, ये कह रहा है कि जो डिमांड कर्व जो होता है उसमें डिमांड का जो कर्व बनता है दोस्तों वो उसका स्लोप ऐसा होता है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिमांड शेड्यूल इज द रिलेशनशिप बिटवीन, बताइए डिमांड शेड्यूल किसके बीच का रिलेशनशिप है? तो बताइए दोस्तों, प्राइस, डिमांड और क्वांटिटी बाउट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग प्राइस दिखाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या दिखाते हैं? क्वांटिटी बाउट दिखाते हैं या क्वांटिटी डिमांड दिखाते हैं। डिमांड नहीं दिखाते, क्वांटिटी डिमांड दिखाते हैं। ठीक है, तो प्राइस और क्वांटिटी बाउट के बीच का रिलेशनशिप है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं? बिल्कुल सही।
द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल इज, अभी तो मैंने आपको बताया डिमांड स्केड्यूल बेसिकली एक टेबुलर फॉर्मेट है। उसी टेबुलर फॉर्मेट को यदि आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उसके लिए जो टर्म होता है उसे कहते हैं हम लोग डिमांड कर्व। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड इट शोज दैट, अच्छा जब डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड है इसका क्या मतलब है? इसका ऑप्शन ए कह रहा है कि फॉर राइजिंग प्राइस द क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज, फॉर रेजिंग प्राइस द क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज, फॉर डिक्रीजिंग प्राइस क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज, फॉर डिक्रीजिंग प्राइस क्वांटिटी चेंज इन नो चेंज इन क्वांटिटी। अब देखिए दोस्तों, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका क्या मतलब है जरा आप ग्राफ से समझिए ना दोस्तों। इस ग्राफ को लीजिए, ठीक है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है। एग्जांपल लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कि क्वांटिटी है 100, क्वांटिटी वर्कर हो गया 200 और क्वांटिटी वर्कर हो गया 300। प्राइस मान लीजिए 5 रुपया है, प्राइस मान लीजिए 10 रुपया है, प्राइस मान लीजिए 15 रुपया है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन देखिए, फॉर रेजिंग प्राइस द क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज। प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है दोस्तों? क्वांटिटी डिमांड घट रहा है ना। क्वांटिटी डिमांड देखिए ऐसे आ रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? ये गलत है, इंक्रीज लिखा है, गलत है। फिर बी कह रहा है कि फॉर रेजिंग प्राइस द क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज, बिल्कुल सही। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड आपका घटेगा, है ना। तो बी नंबर सही है। समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक है। चलिए, तो अब दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब हमारा प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड घटता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हमने ये तो समझ लिया, नेचर तो समझ लिया ग्राफ का, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है? तो दोस्तों पहला रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और दूसरा रीजन है इनकम इफेक्ट, और तीसरा रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, और दोस्तों ये इनकम इफेक्ट क्या है। ठीक है, थोड़ा मैं समझाता हूँ दोस्तों कि ये जो आपका दो रीज़न मैंने आपको समझाया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, ये आखिर क्या है दोस्तों। मैं देखिए, आप जरा ग्राफ को देखिए, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ दोस्तों। ग्राफ को जरा देखिए, इस ग्राफ को, ठीक है, ये वाला ग्राफ को जरा देखिए। मान लीजिए ऐसा कुछ है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं 100 यूनिट, यहाँ पे मान लेते हैं 200 यूनिट, और यहाँ पे मान लेते हैं 300 यूनिट। ये मान लीजिए 5, ये मान लीजिए 10, और ये मान लीजिए 15। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जरा समझिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपके पास आपको पेन खरीदना है। क्या खरीदना है? पेन खरीदना है। ये दाम दिया हुआ 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया। ठीक है, तो 5 रुपया में मान लीजिए 300 पेन आता है। मान लीजिए ना, ये 100 में है, प्राइस इन रुपीज़ 500 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया। तो 500 रुपये में 300 पेन आप खरीद रहे हैं, 1000 रुपये में 200 पेन खरीद रहे हैं, और 1500 रुपये में 100 पेन खरीद रहे हैं। अब दोस्तों ये जरा देखिए कि जैसे प्राइस घटा, प्राइस मान लीजिए पहले 1500 था पेन का, तो 100 ही टू पेन खरीदा गया। जैसे प्राइस 500 हुआ तो कितना खरीदा गया? 300 पेन खरीदा गया। तो प्राइस जैसे जैसे घटता है ना दोस्तों, तो आप ये बताइए, आपके पास दो ऑप्शन है। एक मान लीजिए मॉन्टेक्स का पेन है, और दोस्तों एक दूसरा मान लीजिए आपके पास कि कोई दूसरा पेन है, कोई दूसरा कंपनी का पेन है। ठीक है, तो मतलब मान लीजिए अदर कंपनी। ठीक है, तो दोस्तों एक मान लीजिए आपके पास रॉवेक्स का पेन है। जस्ट मान लीजिए, मैं कोई कंपनी का नाम ले रहा हूँ। तो मॉन्टेक्स का पेन का दाम मान लीजिए हो गया 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपया हो गया मॉन्टेक्स के पेन का दाम। तो आप क्या रॉवेक्स का पेन का दाम मान लीजिए अभी भी 1000 रुपया है। ठीक है, तो दोस्तों लोग क्या कहेंगे? लोग शिफ्ट करेंगे ना मॉन्टेक्स की तरफ, क्योंकि सस्ता में मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे रीच होगा ना, तो डिमांड और बढ़ जाएगा मॉन्टेक्स का। ठीक है, इसीलिए ये ग्राफ और नीचे घटेगा। समझ में आ रहा है आपको कि क्वांटिटी डिमांड और बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे प्राइस घटेगा ना, क्वांटिटी डिमांड बढ़ते जाएगा। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसे कहा जाता है कि लोग दूसरा पेन का कम खरीदना शुरू कर देंगे और मॉन्टेक्स की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि मॉन्टेक्स का दाम सस्ता हो रहा है ना दोस्तों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो क्वांटिटी डिमांड और घटेगा और बढ़ेगा, और प्राइस और घटेगा। समझ में आया आपको? तो यही हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और दोस्तों दूसरा है हमारा इनकम इफेक्ट। इनकम से मतलब है, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा लोगों का, तो दोस्तों आपका डिमांड भी क्या होगा? इफेक्ट करेगा। हम लोग आगे देखेंगे कैसे इफेक्ट करता है दोस्तों। तो आपसे यदि कोई पूछे कि ये जो आपका लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो आप दो शब्द कहेंगे। एक कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और दोस्तों दूसरा कहेंगे आप इनकम इफेक्ट। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसी कंसेप्ट पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट बिकॉज ऑफ द, बताइए किस कारण से? वर्किंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस, इनकम इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस, ऑल ऑफ द अबव। मैंने बताया ना तीनों कारण है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है, इनकम इफेक्ट भी है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी डिमांड टेंड टू फॉल एज प्राइस राइजेस फॉर द फॉलोइंग रीजन। तो कह रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा, किस कारण से? पहला है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंज। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। तीसरा है इनकम इफेक्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंज। दोस्तों टेक्नोलॉजिकल चेंज को डिमांड से कोई मतलब ही नहीं है, तो जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजिकल चेंज लिखा है उसको काट दीजिए, बचा ऑप्शन नंबर बी, वही आंसर होगा। ठीक है, मैंने बताया भी है आपको कि ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है ना उसको आपको सप्लाई से मतलब है। मैं आगे बताऊंगा कि हाउ टेक्नोलॉजिकल चेंज अफेक्ट द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट कंसीडर द फैक्ट दैट as I have told that quantity demand is affected by two parameter, one is substitution effect, other is income effect, and I have also explained what is the meaning of substitution effect. So I think the concept is clear now. ठीक है कि substitution effect क्या होता है, income effect क्या होता है और quantity demand कैसे इस पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The income effect of the price increase of nominal good is to dash of the good and substitution effect is to dash of the good। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कोई नॉर्मल गुड है, ठीक है, तो उसका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों बस सिंपल सी बात है, ये चाहे इनकम इफेक्ट हो चाहे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो, ये यही कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, दोनों का दोनों यही कहता है। ठीक है, चाहे वो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो चाहे वो आपका इनकम इफेक्ट हो, वो यही कहता है कि आपका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा। ठीक है, दोनों के दोनों केस में। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ भी डिमांड घटेगा, यहाँ भी डिमांड घटेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि दोनों में लिखा है ना रिड्यूस रिड्यूस। समझ में आया, चाहे इनकम इफेक्ट हो चाहे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो, आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो आप ये बोलेंगे कि डिमांड दोनों के दोनों केस में क्या होगा, घटेगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। देखिए दोस्तों, ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का, आप कंसेप्ट समझिए, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जरा हम देखते हैं कि इस डिमांड कर्व के पीछे कौन कौन से कारण है, व्हाट आर द फोर्सेस बिहाइंड दिस डिमांड कर्व। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिमांड कर्व, ये कंसेप्ट है। दोस्तों मैं ये क्या समझा रहा हूँ जरा समझिए। जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं ना, जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो आप कुछ चीज़ों को कांस्टेंट माने हुए हैं। ठीक है, समझिए, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो आप ये एज्यूम करते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे हम लोग अदर फैक्टर कहते हैं, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस ग्राफ का लिमिटेशन है, यदि बाहर का फैक्टर चेंज होने लगेगा ना तो ये ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा। अब कैसा बनेगा हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी आपसे यदि कोई पूछे कि बताओ ये जो लॉ ऑफ डिमांड का कर्व बनता है उसमें क्या लिमिटेशन है, उसमें क्या लिमिटेशन है दोस्तों, तो आप बोलिएगा कि इसमें लिमिटेशन ये है कि हमने कुछ फैक्टर को मान के रखा है कि वो चेंज अभी नहीं हो रहे हैं, हमने उसे कांस्टेंट बना के रखा है और तभी हम इस ग्राफ को प्लॉट किए हैं। लेकिन अब मान लीजिए वो फैक्टर कौन कौन सा है, व्हाट आर दोज फैक्टर विच वी हैव एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि वो फैक्टर कौन कौन सा है जिसको हमने कांस्टेंट रखा है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज फैक्टर। सो द फर्स्ट फैक्टर इज एवरेज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब बताइए दोस्तों, इनकम बढ़ेगा तो प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी तक हमने इनकम को कांस्टेंट रखा था, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। आप खुद सोचिए ना, आपका मान लीजिए अभी सैलरी 50,000 है, इनकम बढ़ के आपका 1 लाख हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा बताइए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा, बिल्कुल खरीदिएगा। प्राइस भले ही सेम रहे लेकिन फिर भी आप ज़्यादा चीज़ खरीदिएगा, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा ना दोस्तों। तो ये देखिए इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो आप बोलिएगा कि इनकम का इफेक्ट ये पड़ता है कि जैसे इनकम बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ द मार्केट। हाँ, ये भी सही है, यदि मार्केट का साइज ज़्यादा होगा तो डिमांड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, डिमांड कम होगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि अब छोटा सा मार्केट है, वहाँ पे मान लीजिए कि 50,000 लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो उतना ही दूर में खरीदेंगे, और मार्केट ज़्यादा साइज़ का होगा तो 50,000 लोग ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी फैक्टर है। तीसरा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा को ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, क्योंकि तीसरा जो फैक्टर है लोग वहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं।
इसलिए अभी मैं इसका कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप जवाब दे दें। तीसरा फैक्टर को जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। तीसरा फैक्टर क्या है? प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स। सो दोस्तों यहाँ पे जब हम रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं तो दो तरह का गुड्स होता है। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये दोनों में अंतर क्या है ज़रा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब सब्स्टिट्यूट गुड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो भी हम लोग समझेंगे। तो अभी तक आपको मैंने क्या बताया कि जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है उसमें हमने क्या एज्यूम किया है कि ये सब फैक्टर कांस्टेंट है, लेकिन ये सब फैक्टर चेंज होने लगे तो क्या होगा, तो शिफ्टिंग होता है। हम लोग शिफ्टिंग की बात करेंगे दोस्तों, आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल इसका मतलब समझते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है। देखिए यहाँ मैंने अच्छे समझाया है दोस्तों, इस पार्टिकुलर टेबल में समझाया है। सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब क्या हुआ, विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। दोस्तों इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, इसका मैं आपको दोस्तों एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप जो है एक बुक सेलर हैं, आप क्या हैं, एक बुक सेलर हैं, ठीक है, आप दोस्तों एक बुक सेलर हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका मान लीजिए डिमांड शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे मान लीजिए प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड है। मान लीजिए बुक का प्राइस आपने 300 रुपया रखा तो क्वांटिटी डिमांड किया गया मान लीजिए 1000 बुक की डिमांड हुई। बुक का प्राइस आपने 200 किया, ये वर्कर हो गया 2000, और बुक का प्राइस आपने 100 किया तो वर्कर हो गया मान लीजिए 5000। मान लीजिए जैसे अज्यूम। अब आपने क्या किया, मार्केट में ले आया ई बुक। आपने क्या ले आया, मार्केट में ई बुक ले आया, मतलब उसी बुक का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ले आया, ठीक है दोस्तों। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ले आया तो ये जो बुक है और ये जो ई बुक है ये आपस में कहलाएगा सब्स्टिट्यूट गुड। क्यों कहलाएगा सब्स्टिट्यूट गुड, क्योंकि मैंने डेफिनेशन क्या दिया है, विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। तो आप जो पढ़ने वाला है, मतलब जो आपका जो रीडर है उसके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आपका फिजिकल किताब खरीदे या वो ई बुक खरीदे, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए, ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए कि ई बुक का जो प्राइस है वो आपने बढ़ा दिया। ई बुक का प्राइस मान लीजिए आपने क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने 400 प्राइस रखा, तो दोस्तों आपने 300 की जगह 400 रखा, 200 की जगह 300 रखा और 100 की जगह 200 रखा। तो बताइए सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस आपने बढ़ा दिया ना दोस्तों, तो लोग क्या करेंगे, आपका बुक खरीदेंगे, फिजिकल बुक खरीदेंगे, क्योंकि उनको उसी में फ़ायदा है, ठीक है। तो यही कर रहा है ये सेंटेंस, इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेज देन डिमांड ऑफ इज रिलेटेड गुड ऑल्सो इंक्रीजेज। तो यदि सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो जो आपका रिलेटेड गुड है, जिसका रिलेटेड गुड है उसका क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। मतलब लोग क्या ज़्यादा प्रेफर करेंगे, लोग प्रेफर करेंगे बुक को, फिजिकल बुक को रेदर देन ई बुक, ठीक है। इसको दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, तो आपका ये कंसेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये एग्जांपल देखिए, कह रहा है कि ऑरेंज जूस का प्राइस बढ़ गया तो एप्पल जूस का प्राइस पे डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। आप बताइए ना दोस्तों, ये ऑरेंज जूस और ये एप्पल जूस आपस में कैसा गुड है, दोस्तों, आपस में ये सब्स्टिट्यूट गुड ही तो है, ठीक है। लोग ऑरेंज जूस ना पीकर एप्पल जूस पीना शुरू कर देंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि प्राइस तो आपने बढ़ा दिया ऑरेंज जूस का। तो एप्पल जूस, अभी यही तो मैंने बताया कि जब भी किसी गुड का प्राइस बढ़ेगा तो दोस्तों उसके सब्स्टिट्यूट गुड का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेज देन इट सब्स्टिट्यूट गुड्स डिमांड इंक्रीजेज। इसको नोट कर लीजिए, डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेज, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ना, एप्पल जूस का प्राइस बढ़ा तो ऑरेंज जूस का प्राइस बढ़ा तो आपका एप्पल जूस का डिमांड बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप ये बताइए। यही है सब्स्टिट्यूट गुड। और दोस्तों दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड में उल्टा है, यदि प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड बढ़ेगा तो रिलेटेड गुड्स का डिमांड घटेगा। अब दोस्तों आप पूछेगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड का कुछ एग्जाम्पल बताओ, तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जाम्पल दूँ। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जाम्पल, मैं आपको आगे एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, ठीक है। सो आई विल गिव यू एग्जाम्पल तो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑल्सो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में प्राइस यदि बढ़ता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का तो रिलेटेड गुड्स का डिमांड घटता है, इसमें अपोजिट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड वाले केस में, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल जैसे मेरे दिमाग में आता है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड का। दोस्तों उसके अलावा जो चौथा फैक्टर है वो टेस्ट या प्रेफरेंस है।
तो यहाँ पे कल्चरल इन्फ्लुएंस आ जाता है, वैरायटीज ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस है, और पाँचवा है हमारा स्पेशल इन्फ्लुएंस। तो कुल मिलाकर ये 5 फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसको हमने कांस्टेंट मान के रखा हुआ है अभी तक। और यदि ये सब चेंज होने लगेंगे तो हमारा डिमांड कर्व भी चेंज होने लगेगा, ठीक है। क्या क्या फैक्टर है एक बार रिकॉल कीजिए। पहला है इनकम, दूसरा है साइज ऑफ मार्केट, तीसरा है प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, और दोस्तों चौथा है हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस, पाँचवा है हमारा स्पेशल इन्फ्लुएंस। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। देखिए जैसे आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एग्जांपल में ले सकते हैं, अब मैं बताता हूँ। दोस्तों एक क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट डिमांड फॉर अ कमोडिटी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि डिमांड को अफेक्ट नहीं करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका कोई मतलब ही नहीं है डिमांड से। हाँ, नेचर ऑफ गुड्स को मतलब है, इनकम पे मतलब है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को मतलब है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कोई बात ही नहीं की है डिमांड में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली सप्लाई को इफेक्ट करता है, और हम लोग आगे देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे सप्लाई को इफेक्ट करता है, ठीक है। वी विल सी इट लेटर ऑन। Okay, for the time being you just consider the fact that cost of production is not affecting the demand for a commodity. I think it is clear, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, for most consumer apple and orange are substitute good, बिल्कुल सही। therefore we would expect a rise in the price of apple to lead। तो एप्पल का प्राइस यदि बढ़ेगा तो दोस्तों अब शिफ्टिंग की बात आ रही है। हाँ, यहाँ पे दोस्तों कंसेप्ट है शिफ्टिंग में। दोस्तों मैं आपको आगे समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आगे डिस्कस करूँगा। मैं शिफ्टिंग जब समझाऊंगा ना आपको, फिर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है यहाँ भी शिफ्टिंग की बात है, इस शिफ्टिंग वाले को मैं आगे देखूंगा। दोस्तों अब जरा शिफ्टिंग पे आते हैं, ठीक है। दोस्तों अब जरा हम लोग शिफ्टिंग पे आते हैं, शिफ्टिंग को जरा समझते हैं। अब दोस्तों देखिए, डिमांड दो तरह से चेंज होता है। एक होता है प्राइस के कारण चेंज होना, जिसमें हम लोग अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखे हैं, तो उसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और दोस्तों यदि डिमांड चेंज हो रहा है अदर फैक्टर के कारण, अदर फैक्टर कौन कौन सा, इनकम हुआ, और कौन कौन सा, इनकम हुआ दोस्तों, साइज ऑफ मार्केट हुआ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हुआ, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस हुआ, और तो स्पेशल इन्फ्लुएंस हुआ। ये सब के कारण दोस्तों यदि डिमांड चेंज हो रहा है, जैसे प्राइस को हमने कांस्टेंट रखा है, तो उसे कहते हैं चेंज इन डिमांड। तो दो चीज़ है, एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और एक है चेंज इन डिमांड, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कब होगा, जब प्राइस के कारण डिमांड चेंज हो रहा है, और चेंज इन डिमांड कब होगा, जब अदर फैक्टर के कारण डिमांड चेंज हो रहा है। दो वर्ड को ध्यान से सुनिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कब होगा, जब प्राइस के कारण डिमांड चेंज हो रहा है, और चेंज इन डिमांड कब होगा, जब अदर फैक्टर के कारण डिमांड चेंज हो रहा है। अब जरा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को डिस्कस करते हैं। ये दो तरह का होता है, या तो आपका डिमांड एक्सपेंड होगा या डिमांड आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो डिमांड एक्सपेंड कब होता है, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, ठीक है। तो देखिए समझिए, इसको ग्राफिकली मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए प्राइस है और ये देखिए क्वांटिटी है। आपने ऐसा डाउनवर्ड कर्व बनाया, जब आप दोस्तों इस कर्व के अलॉन्ग ही मूव करेंगे ना, कर्व के अलॉन्ग मूव करना मतलब कि आप बाकी अदर फैक्टर को क्या किए हुए हैं, आप अदर फैक्टर को कांस्टेंट माने हुए हैं। अदर फैक्टर को मान रहे हैं कि अदर फैक्टर चेंज ही नहीं हो रहा है, आप खाली ऊपर नीचे जा रहे हैं, ऊपर गए नीचे गए, ऊपर गए नीचे गए, मतलब इसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व, ठीक है। समझिए, हम जब बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जब हम बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसका ग्राफिकली मतलब क्या है, इसका ग्राफिकली मतलब है कि आप अपवर्ड द कर्व जा रहे हैं या डाउनवर्ड द कर्व जा रहे हैं, मतलब आप मूवमेंट अलोंग द कर्व ही कर रहे हैं। समझ में आया, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो दोस्तों दो चीज़ हो सकता है, या तो एक्सपेंशन होगा या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। आप मान लीजिए अभी आप ए पे हैं, ठीक है, ए से चले गए बी पर। तो दोस्तों ए से बी पे गए ना आप, तो जरा देखिए ना क्वांटिटी के साथ क्या हुआ। पहले क्वांटिटी था क्यू, बढ़कर हो गया Q1, तो ये आपका क्वांटिटी डिमांड बढ़ा ना जी। तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ही तो कहेंगे। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अच्छा, अब दूसरा केस लीजिए, आप थे ए पर और आप चले गए सी पर। अब देखिए दोस्तों, मूव कर रहे हैं कर्व के अलॉन्ग ही, तो ए से सी पर गए। आप जरा हमको बताइए क्वांटिटी डिमांड आपका बढ़ा या घटा। तो दोस्तों जरा देखिए, तो Q से Q3 पे आ गए ना, तो क्वांटिटी डिमांड हमारा घट गया तो कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे इसे। वही चीज़ तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि ये जो क्वांटिटी डिमांड का चेंज है ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्सपेंशन इन डिमांड, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। अब दोस्तों एक्सपेंशन कब होगा, एक्सपेंशन तब होगा, एक्सपेंशन मतलब क्या हुआ दोस्तों, क्वांटिटी डिमांड आपका बढ़ रहा है। क्वांटिटी डिमांड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपने प्राइस कम करके रखा है। तो दोस्तों एक्सपेंशन इन डिमांड तब होता है जब प्राइस घटता है। दोस्तों देखिए, मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ और ये सब आपको दिमाग में बैठा लेना है सब चीज़।
क्योंकि रटने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं समझा के आपको चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायग्राम को दिमाग में बैठाइए। एक्सपेंशन कब होगा? जब प्राइस आपका क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो जब प्राइस आपका घटेगा, ठीक है। और इसको कैसे शो करेंगे ग्राफ में? तो मूविंग डाउनवर्ड द डिमांड कर्व। आप देखिए ना, आप डाउनवर्ड ही तो जा रहे हैं, ए से बी गए तो डाउनवर्ड ही तो गए, तभी तो आपने एक्सपेंशन दिखाया। हाँ बिल्कुल सही। अब जरा बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन का। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि हमारा क्वांटिटी डिमांड घट रहा है। क्वांटिटी डिमांड क्यों घट रहा है? क्योंकि आपका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब प्राइस बढ़ता रहेगा तो उसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और दोस्तों इसको कैसे शो करेंगे ग्राफ पे? तो दोस्तों इसका मूवमेंट अपवार्ड तक कर्व होगा। तो आप देखिए ना, ए से सी गए आप, तो कर्व के ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, क्योंकि प्राइस हमारा बढ़ रहा है। तो अभी तक का कंसेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अभी तक का कंसेप्ट दोस्तों आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को डिस्कस किया। अब जरा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वी से दैट अ डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, वी मीन, हाँ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मोर ऑफ द क्वांटिटी विल बी डिमांडेड एज इनकम इंक्रीजेस। दोस्तों इनकम का तो कोई बात ही नहीं है। जब हम लोग कर रहे हैं कि डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड कर रहा है, तो हम इनकम को तो कांस्टेंट माने हुए हैं ना। कंसेप्ट क्लियर रखिए, मैंने फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, जब आप कह रहे हैं कि डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो आप अदर फैक्टर को तो कांस्टेंट रखे हुए हैं, तो इनकम तो अदर फैक्टर में आता है, तो इनकम आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया दोस्तों। ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए, वो तभी हो पाएगा जब आप कंसेप्चुअली साउंड होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बी नंबर को। वह मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट फॉल। फिर से देखिए यहाँ पे लिख दिया सब्स्टिट्यूट। अरे भाई सब्स्टिट्यूट क्यों होगा? सब्स्टिट्यूट तो होगा ही नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो एक तरह का ऑर्डर फैक्टर में आता है। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि ऑर्डर फैक्टर को हमने कांस्टेंट रखा है, तो ये भी ऑप्शन कटा। समझ रहे हैं बात को? ऐसे आपको रीजनेबल, देखिए ऐसे आपको रीजन वाइज समझना है और ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अच्छा सी पे आते हैं दोस्तों। फिर देखिए पॉपुलेशन कर दिया। पॉपुलेशन यानी साइज ऑफ मार्केट। साइज ऑफ मार्केट क्यों चेंज? वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है। साइज ऑफ मार्केट को तो हमने कांस्टेंट मान के रखा है, तो काहे का हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा? समझ में आ रहा है? अच्छा यहाँ प्राइस कर दिया है, हाँ ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो प्राइस घटेगा तो मोर क्वांटिटी दोस्तों डिमांड होगा। समझना है आपको? चलिए, तो अभी तक दोस्तों उम्मीद है कंसेप्ट आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों सही हुआ, ये मैंने एक एक चीज़ को रीजनेबल समझाया है। सिंपल भाषा में देखिए, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, पॉपुलेशन, ये सभी अदर फैक्टर में आते हैं। अदर फैक्टर हमने कांस्टेंट मान के रखा है, तो ये सब क्यों चेंज होंगे, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड कॉज्ड बाय इंक्रीज इन प्राइस इज रिप्रेजेंटेड बाय। हाँ अब दोस्तों बताइए, जरा समझिए बात को कि आपका क्वांटिटी डिमांड घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। इसको आप कैसे शो करेंगे? तो दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि जब आपका प्राइस के कारण क्वांटिटी डिमांड चेंज हो। मेरे बातों को ध्यान से सुन लीजिए, यही कंसेप्ट है पूरे के पूरे चैप्टर में, इसी का यूज है, ठीक है। जब भी आपका क्वांटिटी डिमांड प्राइस के चेंज होने के कारण चेंज हो रहा हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप या तो ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं तो दोस्तों आपका कंट्रैक्शन कहलाएगा, नीचे आ रहे हैं तो एक्सपेंशन कहलाएगा। जरा ऑप्शन को देखिए, ये कह रहा है राइटवर्ड शिफ्ट। ना जी, राइटवर्ड शिफ्ट तो होगा नहीं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी नहीं होगा। हाँ ये सही है, मूवमेंट अप एंड टू द लेफ्ट। हाँ अच्छा लेफ्ट कर रहा है, चलो ये भी सही है, ठीक है। मूवमेंट और राइट। तो यहाँ पे देखिए ना दोस्तों, आपका डिक्रीज हो रहा है ना क्वांटिटी डिमांड। डिक्रीज मतलब मैंने बताया था ना, डिक्रीज कब होगा? जब आप ऊपर जाएंगे, है ना, ऊपर जाएंगे तो मूविंग अप एंड टू द लेफ्ट। चीज़ें आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल सही बात, ओके वेरी गुड। अब दोस्तों ये तो ठीक है, ये तो हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को अच्छे से समझ लिया। अब मैंने क्या बताया था, एक होता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड दोस्तों दो तरह का होता है, या तो इंक्रीज इन डिमांड या तो डिक्रीज इन डिमांड। अब दोस्तों आप समझिए, जो हमारा ऑर्डर फैक्टर था, ऑर्डर फैक्टर यदि चेंज होगा, हम क्या करते हैं दोस्तों, प्राइस को आप फिक्स कर लेते हैं। प्राइस को हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। देखिए ये ग्राफ को जरा देखिए, तब समझ में आएगा आपको। देखिए इस ग्राफ पे हमने प्राइस पी को कांस्टेंट रखा है, प्राइस पी को तो कांस्टेंट रख दिया, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑर्डर फैक्टर को बदलेंगे, हम इनकम को बदलेंगे, हम प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स को बदलेंगे, हम साइज ऑफ मार्केट को बदलेंगे, हम ऑर्डर फैक्टर्स को बदलेंगे। तो ऑर्डर फैक्टर को यदि बदलेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, इसको समझिए। पहले डिमांड था हमारा डी डी,
अब हमने ऑर्डर फैक्टर को बढ़ा दिया तो डिमांड हमारा हो गया D1 तो D1 को कहेंगे राइटवर्ड शिफ्ट, और राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब इंक्रीज इन डिमांड। समझ में आया? ठीक है। अब हमने क्या किया कि प्राइस को कांस्टेंट रखा और दूसरे फैक्टर को हमने घटाया, इनकम को घटा दिया, तो डिमांड घट जाएगा। तो डिमांड घटेगा तो कैसे शो करेंगे उसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट से शो करते हैं। तो इसे कहा जाता है शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। आपसे पूछेगा शिफ्टिंग कब होता है डिमांड कर्व में, तो आप बोलिएगा कि शिफ्टिंग तब होता है जब हम प्राइस को फिक्स करें और अदर फैक्टर को चेंज करें। आप पूछेगा अदर फैक्टर क्या क्या है आपके पास, तो आप बोलिएगा इनकम हुआ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हुआ, फिर दोस्तों आपका इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, साइज ऑफ मार्केट, पॉपुलेशन वगैरह, ये सब हमारा अदर फैक्टर्स हैं। चीज़ें क्लियर हो रही है ना दोस्तों? तो राइटवर्ड शिफ्ट समझ में आ गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट समझ में आ गया। इसी को मैंने वर्ड में यहाँ लिख दिया है। इंक्रीज इन डिमांड मतलब फेवरेबल चेंज हो रहा है अदर फैक्टर में, यानी जो अदर फैक्टर है उसमें फेवरेबल चेंज हो रहा है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं राइटवर्ड शिफ्ट से। और डिक्रीज इन डिमांड तो अनफेवरेबल चेंज हो रहा है अदर फैक्टर में और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट से। अब आ जाइए ये दो क्वेश्चन में जो हमने छोड़ा था, मैंने बोला था ना कि दो क्वेश्चन हम छोड़ के चल रहे हैं। अब जरा इस पे आ जाइए दोस्तों, ठीक है? आइए जरा इसको देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके। एप्पल है और ऑरेंज है, कैसा गुड है दोस्तों? एप्पल ऑरेंज सब्स्टिट्यूट गुड है ना, बिल्कुल सही। अब क्या हुआ कि एप्पल का प्राइस आपका बढ़ गया। अब एप्पल का प्राइस आपका बढ़ गया, एप्पल का प्राइस बढ़ गया दोस्तों। अरे हाँ, तो एप्पल का प्राइस बढ़ गया है तो क्यों हम एप्पल खरीदेंगे, हम तो ऑरेंज खरीदेंगे। तो ऑरेंज क्या है, ऑरेंज का सब्स्टिट्यूट गुड है ना, तो ऑरेंज का डिमांड बढ़ जाएगा ना दोस्तों, ठीक है? तो ऑरेंज का डिमांड बढ़ गया। अभी मान लीजिए ऐसा कर्व है, प्राइस वही का वही है, प्राइस चेंज नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हम बस क्या किए दोस्तों, देखिए समझिए, ऑरेंज का प्राइस तो वही है, ठीक है? तो दोस्तों सब्स्टिट्यूट गुड्स का यहाँ पे हो क्या रहा है, सब्स्टिट्यूट का डिमांड बढ़ रहा है तो कर्व कैसा शिफ्ट होगा, कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा ना। मैंने बताया ना कि जब डिमांड बढ़े तो राइटवर्ड शिफ्टिंग होता है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ऑफ द ऑरेंज, सही है, बिल्कुल सही है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं होगा, डाउनवर्ड चेंज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ, प्राइस ऑफ ऑरेंज से कोई मतलब ही नहीं है, फॉल। अरे प्राइस से क्या मतलब जी, प्राइस तो हमारा कांस्टेंट है, ऑरेंज का प्राइस थोड़ी चेंज हो रहा है, एप्पल का प्राइस चेंज हो रहा है ना। एप्पल का प्राइस चेंज हुआ तो ऑरेंज पे लोग ज़्यादा दबाव दिए क्योंकि ऑरेंज का प्राइस वही का वही है, ठीक है? समझ में आया आपको? जैसे तो यही होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है दोस्तों? चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, इसका मतलब एक का प्राइस बढ़ेगा। अब दोस्तों बताइए, दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड आप ले लीजिए, ले लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है, बिल्कुल सही आपने ले लिया। अब एक का प्राइस बढ़ेगा, मैंने क्या बताया, एक का प्राइस बढ़ेगा ना तो दूसरे का क्वांटिटी डिमांड घटेगा, ठीक है? दूसरे का क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, घटेगा। और क्वांटिटी डिमांड घटेगा तो उसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट से दिखाते हैं ना। तो ऑप्शन के ऊपर ही अपवर्ड शिफ्ट, बिल्कुल गलत। राइज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, अच्छा प्राइस में कोई चेंज नहीं पड़ता है, क्वांटिटी डिमांड में फर्क पड़ता है। डाउनवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी, ये सही है। डाउनवर्ड शिफ्ट मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने का मतलब हुआ इसका, डाउनवर्ड मतलब ऐसे मूव करेगा ये, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। शिफ्टिंग होगा, बस ये समझ रहे हैं। शिफ्टिंग दो वर्ड है, शिफ्टिंग और मूवमेंट अलोंग द कर्व, ठीक है? तो एक एक चीज़ को हम समझाते चल रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही, आपका कंसेप्ट क्लियर होते चल रहा है। अब आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज डिमांड कर्व शिफ्ट, आखिर डिमांड कर्व शिफ्ट क्यों होता है? पहला ऑप्शन, बिकॉज इन्फ्लुएंसेस अदर देन गुड्स प्राइस चेंज, अ चेंज इन नॉन प्राइस वेरिएबल सच एज राइज इन इनकम लेवल ऑफ पीपल शिफ्ट द डिमांड कर्व, क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड एट डिफरेंट प्राइस आल्सो शिफ्ट द डिमांड कर्व। हाँ, ये कैसे होगा जी, अलग अलग प्राइस होगा तो प्राइस खाली चेंज होगा तो डिमांड कर्व शिफ्ट थोड़ी होता है ना, तो मूवमेंट होता है। सी नंबर तो ऐसे ही गलत आप कर दीजिए, ठीक है? जरा डी को पढ़िए। हाँ, बी सही है, बी सही लिखा है। फिर ऑल द ट्रू, अच्छा दोस्तों ये भी सही है, हाँ ये सभी का सभी सही है, तो शिफ्ट द डिमांड कर्व। अब दोस्तों एक टर्म है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोस्तों इसका इससे रिलेटेड सवाल करके ही पूछ लिया जाता है। तो एक फार्मूला को आपको मैं याद करने कहूँगा कि देखिए फार्मूला क्या है, जरा समझिए, फार्मूला को समझना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है? फार्मूला को मैं समझाता हूँ दोस्तों। इस फार्मूले में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हमने नॉमिनेटर लिखा है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को कहाँ लिखा है हमने, नॉमिनेटर में लिखा है। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कहाँ लिखा है दोस्तों, हमने डिनोमिनेटर में लिखा है, ठीक है? तो ये जो रेशियो है इसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कभी कभी सवाल इससे आता है दोस्तों, तो दोस्तों इसके क्वेश्चन को मैं अगले सेशन में बताऊंगा। 40 मिनट का एक सेशन है, मैं ज़्यादा लंबा सेशन नहीं खींच रहा हूँ, मैं अगले पार्ट जब लाऊंगा उसमें हम लोग इस पर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना कंसेप्ट क्लियर है वो क्लियर है कि नहीं, ये बताइए आप, ठीक है? यदि कोई भी डाउट हो दोस्तों तो टेलीग्राम ग्रुप में लिखिए कि मेरा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मैं ऐसे समझाऊंगा, ठीक है? हाँ, इसका PDF मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है और ये दोबारा भी मैं शेयर कर दूंगा PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में। दोस्तों अगला जो हमारा टेस्ट होगा वो इस अगला
संडे को शेड्यूल है, आप प्रिपरेशन कीजिए। यूनिट 1 और यूनिट 2 से सवाल रहेंगे उस टेस्ट में। कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। अगला वीडियो मैं जल्द से जल्द लाऊंगा। मिलते हैं लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।